तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या, एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कैसा क्वेश्चन है, कौन सा, शायद 8 नंबर था ना, तो यहां 9th लेते हैं। ठीक, फॉर्मेट वही रहेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, समझना है एक बार अच्छे से। मेन, इसके अंदर में क्या है, एक फॉर लूप है, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i इक्वल टू i प्लस 5। ये क्या है क्वेश्चन, कितना आसान दिख रहा है। i इक्वल टू 1 to n जाना है और i प्लस 5, बार बार 5 का इंक्रीमेंट होगा। इसका कॉम्पिटिटिव पहले कैसे निकाले थे, स्टार्टिंग में बहुत आसान था, सिंपल था। अप टू n जाना है, स्टेप का साइज 5 है, मतलब कि टाइम कितना लगेगा, n/5, मतलब ऑर्डर ऑफ n होगा। कब होता, जब इस फॉर लूप में कोई स्टेटमेंट एक रहता है यहां, इसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बिगो n होता, क्यों, क्योंकि n/5 होगा। अब इसके अंदर में स्टेटमेंट नहीं है, इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में भी एक लूप ही है, एक फॉर लूप है, और इसका क्या है, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n क्यूब, i इक्वल टू i स्क्वायर, या फिर चलो पावर 5 करते हैं, i इक्वल टू i पावर 5। अब क्या हुआ, एक फॉर लूप के अंदर में एक और फॉर लूप है, अभी इंड नहीं हुआ है। ये फॉर लूप का इंडिंग देखो, ओपनिंग ब्रैकेट यहां पर है, इंड अभी नहीं हुआ है, अभी और भी आगे कुछ आएगा। इसके बाद देखते हैं इस फॉर लूप को, देखते हैं इस फॉर लूप को जब देखेंगे, यहां पर एक स्टेटमेंट होगा तो सिंपल इसका कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, लेकिन यहां पर फिर से एक फॉर लूप लेते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो पता है ही, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने का कोशिश करते हैं, और ये भी आसान होगा। सबसे मजे की बात है क्या, ये भी बहुत ही आसान होगा, बस एक बार सीखना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, जो भी बताएंगे सुन लेना है एक बार, कभी नहीं गलती होगा। फिर कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और 100% एक्यूरेसी होगा उसमें, और स्पीड भी रहेगा, इसलिए आराम से देखो। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n पावर 7, i इक्वल टू i इंटू 9। ये सब देख लेना, सेमीकोलन है सब। इसके अंदर में क्या है, x इक्वल टू x प्लस n पावर 10। अब देखो इंड होना स्टार्ट हुआ है, इस फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन हुआ यहां पर, और यहां क्या हुआ, इंड हो गया। जब ए इंड हो गया ये फॉर लूप, तो क्या करेंगे, आउटर लूप में आएंगे। आउटर लूप फॉर लूप यहां है ना, तो इसको भी इंड किए, ये यहां पर ये भी इंड हो गया। फिर ये पूरे ये फॉर लूप के बाहर आएंगे एग्जिट होकर, फिर देखेंगे क्या, इसके आउटर में एक और भी लूप है, फिर इस लूप को इंड करेंगे। अब क्या है, 3 लूप है, तीनों ही इंड हो चुका है। अब देखना क्या है, जो पहले सब लूप को मार्क करते हैं, क्योंकि हम लोग काम क्या होता है, क्वेरी एनालिसिस में क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसमें क्या देखते हैं,
लार्जेस्ट लूप, लार्जेस्ट वाले को देखते हैं। तो लार्जेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए मान लो कोई बोल दे कि कुछ भी 10 ऑब्जेक्ट रखा है, उसमें लार्जेस्ट कौन है, क्या करेंगे? 10 को देखेंगे पहले ना कि कौन कौन 10 है, पहले 10 को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे, यही करेंगे ना। तो यहां पर पहले देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट लूप का जब बात हो रहा है तो लूप है कहां कहां, पहले तो लूप कहां है? एक तो फॉर लूप यहां है, इसको मान लो नंबर 1 करते हैं, नंबरिंग दिए हैं, नंबर 1 कर दिए, फर्स्ट फॉर लूप है। एक और लूप देखो यहां आए तो एक और लूप है, मतलब इसका नंबर ऐसा करते हैं सेकंड करते हैं। यहां पर फिर से एक लूप है, इसका नंबर थर्ड कर दिए, बस रेंडम नंबरिंग किए हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कि थर्ड मीन्स ए इनर लूप का बात कर रहे हैं, सेकेंड मतलब इस लूप का ए लूप का, बस। अब देखना क्या है, हम लोग करना क्या है, हम लोग का पर्पस है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि लूप कितना टाइम रन करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअल लूप को रन करवाएंगे, इंडिविजुअल है उसको रन करवाएंगे। अब इसको देखेंगे, जब इस फॉर लूप में हम लोग आएंगे क्या लिखा है, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i इक्वल टू i प्लस 5। मतलब क्या है यहाँ पर, i 1 से n तक जा रहा है और स्टेप साइज कितना है, i इक्वल टू i प्लस 5, मतलब बार बार 5 इंक्रीज हो रहा है। ठीक, इसमें क्या करते थे हम लोग, सीधा n/5 करते थे, वही है ना। मान लो आपको 1 to 100 जाना है, बार बार 5 इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, 5, 10, 15, 20, 25, कितना टाइम से जा सकते हैं। अप टू 100 जाना है तो 100/5 20 स्टेप में जाएगा, बस वही है। तो n/5 पहला का क्या हो गया, n/5 हो गया फर्स्ट वाले लूप का। अब सेकेंड लूप पर आते हैं, इसके चलते क्या इफेक्ट यहाँ आ रहा है ये अभी भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। पहले इंडिविजुअली ये लूप अगर बाहर वाला लूप नहीं होता, जैसे पहले हम क्या किए, सेकेंड और थर्ड वाले को ढक दिए और केवल इस लूप को देखे, ये दोनों को ढकने के बाद में क्या देखे, n/5 स्टेप्स या नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है, n/5 नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है। अब जब इसको देख रहे हैं, इसको अलग से देखेंगे, ये दोनों को ढक कर देखेंगे, जब केवल इस लूप पर अगर फोकस करते हैं तो क्या है, इसको पढ़ो, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n क्यूब, लेस देन इक्वल टू n क्यूब है। ठीक, याद रखना है चीज। इसके बाद क्या है, i इक्वल टू i पावर 5। तो ये कैसा फॉर्म लेता था, याद करो, i इक्वल टू i पावर 5 जब करते थे हम लोग तो क्या फॉर्मेट इसका होता था, पावर 5 कर रहे हैं तो 5 पावर k होगा, क्योंकि पावर 5 होगा फिर से पावर 5 होगा तो 5 × 5 मतलब 5 स्क्वायर, i पावर 5, i पावर 5 स्क्वायर, i पावर 5 क्यूब, i पावर 5 पावर 4, फिर 5 पावर 5 अप टू 5 पावर k। कहां तक जाएगा, जब तक कि n क्यूब को अप्रोच ना कर जाए। तो यहां पर i है, i का पावर 5 लें, i का पावर 10 लें, कुछ भी लेंगे तो डिफरेंस नहीं आएगा, n क्यूब नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि i का वैल्यू कितना है, 1 है, इसलिए इस वैल्यू को 1 को नहीं लेकर यहां लेते हैं वैल्यू 2 लेते हैं। ठीक, अब 2 में चेंजिंग आएगा, 2 पावर 5 करेंगे, 2 पावर 5 स्क्वायर करेंगे, अलग नंबर आएगा, इंक्रीज कर जा रहा है, रैपिड इंक्रीज है। तो इसमें क्या होता था, इस फॉर्मेट में जब होता है i इक्वल टू 2 से लेकर n क्यूब तक जाना है, पहले क्या बनाए थे हम लोग, पहले बनाए थे n तक ही जाना है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 to 100 अगर जाने का रास्ता पता है हमको, तो 100 से 1000 भी तो जा सकते हैं या 10,000 जा सकते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ, 1 से भी 10,000 जा सकते हैं ना, 1 से भी 10,000 जा सकते हैं हम लोग। मतलब क्या है कि 2 से n क्यूब भी जा सकते हैं, इंक्रीज ही कर रहा है तो इंक्रीज करते जाएंगे आगे की ओर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, i इक्वल टू i पावर 5 है ना, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता था, जब पावर में चेंजिंग बार बार आते रहे, 5 पावर k के फॉर्म में रहे,
लॉग लॉग n, याद है ना, पीछे क्वेश्चन किए हैं, देख लो इसका। ठीक, आसान चीज है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, यहां पर इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ इस लूप का, लॉग लॉग और लॉग लॉग n लिखते थे, यहां पर लॉग लॉग n लिखते थे। कब लिखते थे लॉग लॉग n? लॉग लॉग n कब लिखते थे? जब i लेस देन इक्वल टू n होता था। लेकिन अब n की जगह पर यहां n क्यूब है, मतलब कि यहां पर भी n क्यूब हो जाएगा। कोई भी नंबर रहे, n पावर 20 रहेगा, यहां पर n पावर 20 रहेगा, n पावर 15 तो n पावर 15 करेंगे। जो भी यहां पर जिससे जहां अप्रोच कर रहा है, इंक्रीज होते होते जहां फाइनली वैल्यू अप्रोच कर रहा है, उस वैल्यू को वहां लिखेंगे। n क्यूब है तो n क्यूब हो गया। अब रहा बात बेस लिखने का बात है, तो बेस के फॉर्मेट में कैसे करते थे? तो बेस में जो इंटरनल लॉग होता है, अंदर का लॉग जो लॉग है, इनर लॉग है, इनर लॉग में क्या करते थे, जो इनिशियल वैल्यू है आई का उसको लिखते थे। तो इनिशियल वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू 2 है ना, मतलब कि इनर लॉग में 2 आया वैल्यू, इनर लॉग का बेस 2 आ गया। अब आउटर लॉग का बेस क्या होगा? तो आउटर लॉग का बेस वही होगा जो यहां पावर में है, आई इक्वल टू आई पावर 5 है ना, मतलब कि यहां हो गया बेस क्या हो गया, 5 हो गया। समझ रहे हो बात? अगर i इक्वल टू आई पावर 5 है तो 5 यहां चला आया। अगर i इक्वल टू आई पावर 1/5 होता तब भी 5 ही यहां आता, या 1/6 रहे 6 आएगा, 1/7 रहे 7 आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए वैल्यू क्या रहता, मान लो अगर 1 फॉर्मेट में रहता, i इक्वल टू आई पावर 1/5 रहता, मतलब कि डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने का मीनिंग क्या है कि i है जो n से लेकर एक छोटा नंबर पर आ रहा है, मतलब कि n से लेकर 2 तक आ रहा है। तो 2 यहां होता फाइनल, तो n से जब 2 तक आएंगे तो क्या होगा, 2 तक ही आ रहे हैं ना, तो जहां पर आ रहे हैं वो 2 यहां चला आता। दोनों ही केस में बता दिए। अगर पावर 1 से ज्यादा है उस केस में भी बेस कैसे लिखेंगे, और पावर 1 से कम है, अगर पावर में जो है फ्रैक्शन 1 से कम है तब कैसे लिखेंगे वो भी देख लिए। तो सेकंड वाले लूप का क्या हो गया, लॉग लॉग n क्यूब, लॉग लॉग n क्यूब, यहां बेस 2 यहां बेस 5। अब दूसरे वाले लूप का भी हो गया। अब थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाले में क्या होगा, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n पावर 7, i इक्वल टू i इंटू 9, i इंटू 9 है। तो i इंटू 9 जब होता था, जब मल्टीप्लाई करते थे किसी कांस्टेंट से रिपीटेशन में, तो क्या करते थे, केवल log n होता था, केवल log n होगा। क्यों होगा, i का वैल्यू यहां पर 1 है ना, इंटू 9 है, फिर क्या होगा, इंटू 9 होगा, मतलब 9 स्क्वायर होगा, फिर 9 क्यूब होगा, मतलब कि 9 पावर के जाएगा। तो 9 पावर के में जब लॉग लेंगे तो 9 पावर के का लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग के पहले के चला आएगा, लॉग 9 उसका बेस 9 लेना होगा, तो लॉग 9 बेस 9 1 बन जाएगा। तो के इक्वल टू लॉग ये जो नंबर है यही आएगा ना, मतलब कि ये क्या होगा, इसे एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, फिर भी देख लो अच्छे से। मतलब इसका क्या आएगा वैल्यू, ये आएगा लॉग, यहां जो नंबर है i लेस देन इक्वल टू कहां तक आई जा रहा है, ठीक, तो आई जा रहा है n पावर 7 तक जा रहा है, मतलब कि log n पावर 7 बेस कितना होगा, जितना है नंबर है, एक कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना है 9 है, मतलब कि यहां हो गया 9, log n पावर 7 बेस 9, यही हो गया। ये क्या हो गया थर्ड वाले लूप का। अब मान लो i इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 9 होता, तब क्या होता, तब भी बेस 9 ही यहां पर होता, डिवीजन के केस में भी। बस डिफरेंस यही रहता कि यहां पर जो 1 से n पावर 7 तक जा रहा है, वहां क्या होता, n पावर 7 से 1 तक जाएगा, क्योंकि बार बार डिक्रीज कर रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। समझ रहे हो बात?
तो मल्टीप्लाई करके जाए या डिवीजन करके जाए, टाइम सेम ही लगना है। तो यहां क्या हो गया, log n पावर 7 बेस 9। यहां तक अभी हो गया, ठीक। अब सोचो एक बार अच्छे से सोचो, जो इनर लूप है, ये फॉर लूप है, इस पर डिपेंड करेगा क्या? ऑब्वियसली करेगा। क्यों करेगा ये? क्योंकि फॉर लूप का स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से स्टार्ट होकर देखो यहां तक आ रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां तक आ रहा है। मतलब इसके अंदर में जो कुछ भी है, इसके अंदर में जो कुछ भी है उतना ही टाइम्स रन करेगा जितना ये लूप रन करवाएगा। ये लूप कितना टाइम्स रन करवा रहा है, n/5 टाइम्स। मतलब कि ये पूरा n/5 टाइम्स रन करेगा। उसके बाद क्या देखेंगे, जब ये पूरा n/5 टाइम्स रन करेगा, यहां पर लिख लेते हैं n/5 टाइम्स रन कर रहा है, इनटू लिखते हैं n/5 टाइम्स क्या, आगे लिखेंगे अभी। इसके जब अंदर आए तो यहां देखते हैं एक लूप है, ठीक है। ये लूप कहां से स्टार्ट हुआ है, ये लूप देखो सेकंड लूप है जो यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आया है। मतलब कि इस लूप के अंदर में जो कुछ भी है उतना ही टाइम्स रन करेगा जितना कि ये सेकंड वाला फॉर लूप रन करवाएगा। ये कितना टाइम्स रन करवाएगा, ये रन करवाएगा log n³ टाइम्स। इसके अंदर में जो कुछ भी है, स्टेटमेंट है, लूप है, कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इस लूप को देखेंगे कि कहां से ये स्टार्ट हुआ है, कहां एंड हुआ है, इसके बीच में अगर आ गया मतलब कि इसके अकॉर्डिंग ये रन करेगा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जब ये रन कर रहा है पूरा चीज, तो क्या होगा, यहां पर जितना टाइम से रन किया उतना ही टाइम से रन करेगा। मतलब कि log n³ टाइम्स रन करवाएगा। ये पूरे इंटरनली जो जितना भी ये लिखा हुआ है, ये पूरे चीज को, मतलब कि ये खुद इतना टाइम्स रन कर रहा है और बाहर वाले लूप के चलते ये पूरा स्टेटमेंट n/5 टाइम्स रन किया है। मतलब कि ये कितना टाइम्स रन किया, ये लूप है जो कितना टाइम्स रन किया है, ये लूप इसका n/5 इंटू इसका जो अपना है, अपना जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका है, मतलब क्या है n/5 इंटू log n³। यहां लिखेंगे क्या, log n³। बेस यहां से कॉपी करेंगे, यहां 2 है, आउटर बेस कितना है 5 है। चलो अब देखते हैं आगे और कुछ है क्या। तो इसके अंदर में जब जाएंगे तो देखेंगे एक और भी लूप है, एक और भी लूप है। जब अब इस लूप को देखेंगे ये कितना टाइम्स रन कर रहा है, तो ये लूप क्या है, यहां से लेकर यहां तक ही आ रहा है। मतलब कि इस लूप के अंदर में है जो कितना टाइम्स रन करेगा, जितना टाइम्स ये फॉर लूप रन करेगा। तो ये फॉर लूप है, अगर इसके ऊपर में कुछ नहीं रहता तो कितना टाइम्स रन करता, log n⁻7 बेस 9 टाइम्स रन करता। लेकिन अकेला रहता तब उतना टाइम्स रन करता, लेकिन इसको रन करवाने के लिए इसके ऊपर में एक और है, जितना टाइम से रन करेगा इसको भी उतना टाइम्स करवाएगा। तो इसका एक बार रन करने के चलते ये log n⁻7 टाइम्स रन कर रहा है। समझ रहे हो बात? इसका एक टाइम अगर एक बार ही रन करता तब ये कितना रन करता, log n⁻7 टाइम्स। तो अगर ये इतना टाइम्स रन कर रहा है तो ये कितना बार रन करेगा, ये इनर लूप जो है 3 वाला कितना टाइम्स रन करेगा, जितना टाइम से रन कर रहा है इनटू ये अपना जितना टाइम रन कर रहा है, मतलब कि इनटू log n⁻7 बेस 9, n⁻7 बेस 9। अब ये फॉर लूप कितना टाइम से रन करेगा जो हम लोग को मिल गया है, इस फॉर लूप के अंदर में जाएंगे। अब यहाँ कुछ और लूप है क्या, नहीं है। मतलब जितना टाइम से रन कर रहा है उतना ही टाइम्स ये स्टेटमेंट रन कर जाएगा, बस काम खत्म हो गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसका निकालेंगे, सबसे ज्यादा किसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, आउटर वाले का टाइम तो इतना ही है ना। इसका टाइम कितना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन,
सबसे अंदर वाले कितना है, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि ए और ए तीनों को क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो बात, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। मतलब कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ कितना हुआ, यही हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब एक बात को ध्यान दो, फिर से एक बार इसको देखते हैं कि हम लोग किए क्या है। अभी अच्छे से सोचो, फिर से एक बार देखते हैं। ये फॉर लूप को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, समझो इस बात को। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं इसको अच्छे से समझो कि एक लूप के अंदर में अगर कोई लूप होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो सिंपल जानो, अगर हम ऐसा बोल दें, जो हम एक बार स्टार्ट करते हैं तो 5 रुपया किसी को देते हैं। जब मेरा मन होता है तो 5 रुपया हम स्टार्ट करेंगे, 5 रुपया एक दोस्त को देते हैं, 4 बार देते हैं कंटिन्यूअस। हम स्टार्ट होंगे तो 4 बार 5-5 रुपया देंगे एक दोस्त को। मतलब क्या, 5 5 5 5 20 रुपया दिए उसको टोटल। एक बार हम स्टार्ट होंगे तब। अब हमको क्या है, दिन भर में ये काम 20 बार करना पड़ रहा है किसी भी रीजन से, या फिर 20 नहीं 10 मान लो, 10 बार करना पड़ रहा है किसी भी रीजन से। तो जब एक बार में हम 20 रुपया दे रहे हैं, एक बार स्टार्ट होते हैं तो 5-5 रुपया 4 बार देंगे, तो 20 रुपया जब दे रहे हैं, हमको 10 बार दिन भर में स्टार्ट होना है एक काम करने के लिए। मतलब क्या है, एक बार में 20 रुपया, तो 10 बार में कितना होगा, 10 × 20, 10 × 20 ही होगा ना। बस यही चीज यहां पर भी है। जो ये अकेला लूप, अंदर का जो लूप है, जो इतना टाइम्स अकेले रन करता, इतना टाइम्स अकेले रन करता log log n³ टाइम्स, लेकिन बाहर में क्या बोल रहा है कि अगर ये फॉर लूप इसके अंदर में है, ये क्या ऑर्डर दे रहा है कि एक बार जब ये रन करेगा, जब यहाँ i = 1 होगा तो पूरा एक बार रन किया। जब i = 2 होगा, नहीं 2 नहीं हो, i + 5 है, मतलब कि 1 से 6 पर जाएगा, तो जब 6 होगा तब ये पूरा रन करेगा। फिर 6 + 5 11 होगा तो पूरा रन करेगा। मतलब क्या है, बाहर वाले पर ये पूरा डिपेंड कर रहा था। जब एक बार रन करेगा तब इतना टाइम से रन कर रहा है, तो इसके बाहर में अगर 1 टाइम रहता तब तो इतना टाइम रन करना सही है। लेकिन इसके ऊपर में क्या है, ये क्या बोल रहा है कि मेरे एक बार के चलते तुम इतना टाइम से रन कर रहे हो, तो हम तो भाई इतना टाइम से रन कर रहे हैं ना, n/5 टाइम से रन कर रहे हैं। इसके एक बार के चलते ये लूप है जो log log n³ टाइम्स रन कर रहा है, तो ये बाहर में है, ये खुद बोल रहा है कि हम n/5 टाइम्स रन कर रहे हैं। मतलब कि तुमको n/5 टाइम्स हम बोलेंगे कि रन करो। आइए कि लूप क्या है, एक बार स्टार्ट होगा तो इतना टाइम्स रन करके रुक जाएगा। एक बार स्टार्ट होने में सेकेंड वाला जो लूप है, एक बार जब स्टार्ट होता है रन करना, तब log log n³ टाइम्स रन करता है। ऊपर में क्या बोल रहा है लूप, फॉर लूप फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि हम तुमको n/5 टाइम्स रन करवाएंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जब n/5 टाइम्स स्टार्ट करवाएगा, ये अकेले इतना टाइम्स रन कर रहा है, मतलब कि दोनों मल्टीप्लाई हो गया। जिस तरीके से अगर हम 10 बार स्टार्ट किए वो काम, पैसा देने का, एक बार में 20 रुपया देते हैं, एक बार में 20 रुपया देते हैं, 10 बार अगर हम स्टार्ट हुए, मतलब कि 10 × एक बार में जितना दिए 10 × 20 मल्टीप्लाई किए ना, बस सेम वैसे ही n/5 × log log n³ किए, n/5 × log log n³ किए। अब सेम इसके साथ भी है। ये क्या है, ये बोल रहा है क्या कि अकेले एक बार जब ये स्टार्ट होता है फॉर लूप, जब एक बार स्टार्ट होता है तब ये रन करता है log n⁻7 टाइम्स, बेस 9, मतलब log n⁻7 टाइम्स रन करता है जब एक बार स्टार्ट होता है तब। अब इसके ऊपर का लूप जो है क्या बोल रहा है कि हम तो कितना बार स्टार्ट करवाएंगे, हम स्टार्ट करवाएंगे इतना टाइम्स, n/5 × log log n³ टाइम्स।
क्यों? क्योंकि ये लूप टोटली कितना रन कर रहा, अकेले इतना कर रहा था, इसके चलते ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, इतना हो गया। मतलब कि सेकेंड वाला फॉर लूप इतना टाइम्स इसको स्टार्ट करवाएगा थर्ड वाले को। तो थर्ड वाले को जब इतना टाइम से स्टार्ट करवा रहा है, इसका मतलब क्या है? थर्ड वाले को जब इतना टाइम से स्टार्ट करवा रहा है, ये बोल रहा है कि एक बार स्टार्ट होने में इतना टाइम से हम रन कर जाएंगे। एक बार स्टार्ट होने में इसको स्टार्ट कितना बार करवाया गया? इतना टाइम से स्टार्ट करवाया गया। तो क्या होगा? इतना टाइम्स इनटू ये जो वैल्यू है, देखो log n पावर 7। बस यही हो रहा है यहां पर। कोई कॉम्प्लेक्स है इसमें? आसान है। समझ रहे हो बात को कि एक लूप के अंदर में कोई लूप रहेगा तो क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, और इंडिविजुअल लूप रहने में क्या होता है? ऐड करते हैं। अगर सेपरेट रहता है, ये फॉर लूप है, ये फॉर लूप डिपेंडेंट नहीं रहता, अगर इंडिपेंडेंट होता तब क्या होता? ये अपना रन कर रहा है, ये अपना रन कर रहा है, ये अपना रन कर रहा है, तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों में जो सबसे लार्ज वैल्यू होगा वो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ही क्या है? लार्जेस्ट लूप। बस वही करते, लेकिन यहां डिपेंडेंट है इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक। अब इसके बाद एक और चीज समझो, एक और चीज समझो कि रियल में जो क्वेश्चन लिखे हम, जो सही है कि नहीं, सच में इतना टाइम से रन करेगा क्या? ये जो है ये स्टेटमेंट। अच्छा मान लो एक और चीज के पहले देखते हैं क्या, कि यहां पर पूछ दे कि x का वैल्यू क्या है, x का क्या वैल्यू है। अभी अगर यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बोल रहे हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना है, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है, यहां जो स्टेटमेंट है, ये कितना टाइम से रन किया है? जितना टाइम से फॉर लूप टोटली रन किया होगा। ये फॉर लूप कितना टाइम से रन किया है टोटली? ये जितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका है, इतना टाइम्स। तो x का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x प्लस n पावर 10 है। मान लो x का इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो, x का वैल्यू यहां ले लेते हैं, x इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिए, पहले 0 है मान लो, तो n पावर 10 है, x इक्वल टू x प्लस n पावर 10 है। तो टोटल कितना टाइम से रन कर रहा है? टोटल इतना ही टाइम से रन करेगा जितना कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, क्योंकि सबसे अंदर में तो यही है। या फिर बोल सकते हैं कि जितना टाइम में रन करेगा उतना ही टाइम रन करेगा जितना कि ये थर्ड वाला फॉर लूप इसको करवाएगा। थर्ड वाला फॉर लूप कितना रन कर रहा है? टोटल इतना टाइम से रन कर रहा है, इट कंप्लीट, यहां से लेकर यहां तक, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हम लोग का। तो अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? एक बार में n पावर 10 ऐड हो रहा है, दो बार में 2 इंटू n पावर 10, तीन बार में 3 इंटू n पावर 10, 50 बार में 50 इंटू n पावर 10, 100 टाइम्स में 100 इंटू n पावर 10, 150 टाइम्स में 150 इंटू n पावर 10। तो इतना टाइम्स में कितना? तो इतना टाइम्स में ये जो वैल्यू है इनटू n पावर 10, बस। समझ रहे हो बात? ये बोल रहा है कि हमेशा n पावर 10 ऐड करते हैं, करो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितना ऐड होकर आएगा? x का वैल्यू मतलब क्या हुआ कि फाइनल जब होगा, फाइनल जो वैल्यू होगा कितना होगा? तो फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? जितना टाइम से रन कर रहा है फॉर लूप इनटू एक बार में जितना ऐड हो रहा है, क्योंकि बार बार सेम ही नंबर ऐड हो रहा है। देखो n पावर 10 ही ऐड हो रहा है, बार बार सेम नंबर है, नंबर चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि जितना टाइम से लूप रन कर रहा है इनटू n पावर 10। इसको लिखते हैं क्या? अगर x का वैल्यू लिखना है, यहां पर कहां लेना चाहिए, यहां लिखते हैं लो, x वैल्यू अगर लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग? n पावर 10 इंटू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, इंटू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है ये पूरा लिखेंगे,
कंप्लीट लिखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ना, n/5 है ना, मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो, कांस्टेंट को तो हटा सकते हैं। क्या बोले थे, बीगो लिखते हैं, इसीलिए बीगो लिखने का सेंस यही है कि मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो, प्लस हो या माइनस हो, कोई कांस्टेंट प्लस माइनस कोई कांस्टेंट रहे अगर, या फिर मल्टीप्लाई या डिवीजन में कोई कांस्टेंट रहे, तब हटा सकते हैं। उसकी जगह पर हम लोग एक स्टार्टिंग में बीगो लिखेंगे, यहां लिख लो बीगो लिखेंगे बस, ये पूरा ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, बस हो गया। तो मतलब क्या हुआ, n/5 तो हट गया, बचा क्या, n बचा है। तो यहां पर n इंटू समथिंग जो भी है n बचा है, यहां पर n⁻10 है, टोटल क्या हुआ 10 + 11, n का पावर 11 हो गया। मतलब कि n⁻11 इंटू log n³ log n³ इंटू log n⁻7 इंटू log n⁻7। इसका बेस क्या है, 9 है, इसका बेस यहां लिख लिए 9, इसमें क्या है 2 और 5, तो यहां पर हो गया 2, यहां पर हो गया 5। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन अभी तक जो हम लोग बनाए हैं सब कुछ सही रहेगा तो x का वैल्यू इतना आएगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना रहेगा। अगर ये क्वेश्चन सही तरीके से जैसा सोचे हैं, जैसा हम लोग सोचे हैं उस तरीके से रन कर जाए, तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना आएगा, x का वैल्यू उतना आएगा। लेकिन अब देखना कि सच में जैसा सोचे हैं वैसा रन करेगा क्या, है रन करेगा, क्या लगता है देखकर, क्वेश्चन देखकर क्या लग रहा है बताओ, रन करेगा? याद करो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें फॉर लूप में क्या किए थे, यहां पर i लिए थे, यहां j लिए थे, यहां k लिए थे, मतलब तीनों लूप में वेरिएबल था जो डिफरेंट था। यहां पर क्या किए, तीनों में एक ही वेरिएबल है ना, यहां भी i है, यहां भी i है, यहां भी i है। जब तीनों सेम लिए हैं तो होगा क्या, अब देखते हैं क्या होगा। देखो फॉर i = 1 i <= n है क्या, हाँ है। 1 n से छोटा है, मान लो n का वैल्यू 1 लाख है, तो एक है जो 1 लाख से छोटा है, इसके बाद कहाँ आएगा, लूप के अंदर आ जाएगा। ठीक, i = 1 में लूप के अंदर आ चुका है। अब यहां पर देखो क्या है, और i = 2, अब उसी i को फिर से 2 बना दिया गया यहां पर, जो 1 लेकर i चल रहा था अभी, अब सेम i, वेरिएबल सेम है, इसलिए सेम i यहां पर क्या हुआ, अब 2 बन चुका है। अब 2 बना तो क्या हुआ, 2 बन गया तो क्या हुआ, i = 2, i <= n³। n क्या है, 1 लाख अभी बोले थे, 1 लाख का पावर 3, 1 लाख खुद ही 10⁻5 होता है, पावर 3 मतलब 10⁻15 हो गया। 10⁻15 से 2 तो छोटा है ना, मतलब कि इसके बाद देखो यहां के बाद यहां आया, यहां के बाद ये अंदर चलाया लूप में, फिर यहां इनिशियलाइज किया, फिर कंडीशन चेकिंग हुआ, फिर से अंदर चलाया लूप में। अब अभी क्या है, i का वैल्यू 2 है, इसके जब नीचे आया फिर यहां क्या किया, फॉर लूप में i का वैल्यू को 1 बना दिया, क्योंकि वेरिएबल सेम है, बनाएगा। वेरिएबल सेम होने से यही है, यहां पर i का कुछ भी वैल्यू हुआ हो पहले, अगर इनिशियलाइज यहां कर रहा है उस वैल्यू को, पहले का कुछ भी वैल्यू रहे उसको रीराइट कर देगा, ये फिर से लिखेगा। क्योंकि i क्या है, i क्या है, एक मेमोरी स्पेस ये तो है, एक क्या है, i है। i को डिफाइन किए होंगे, मान लो इंट i करके डिफाइन किए होंगे, एक मेमोरी एलोकेशन हुआ होगा, एक इंटीजर टाइप का मेमोरी है वहां पर, और कुछ नहीं है। तो एक मेमोरी है, इसमें पहले i = 1 था, जब यहां आया तो 1 कट के बन गया 2, फिर यहां के बाद चेक करके जब यहां आया तो फिर से बन गया क्या, i = 1 है, मतलब कि फिर से 2 बन गया 1, अब i का वैल्यू 1 है।
आई का वैल्यू 1 के लिए किया, फिर यहां से यहां आया, कितना पर आई लेस देन इक्वल टू n पावर 7 है। सही है, आई इक्वल टू 1 छोटा है n पावर 7 से, क्योंकि n का वैल्यू क्या था 10 पावर 5, n का ही वैल्यू है, यहां 7 पावर में है, 5 इंटू 7 n पावर 35, 10 पावर 35 हो चुका है अब। मतलब कि आई तो छोटा है ही ऑब्वियसली, इसके बाद कहां आएगा, इसके बाद आएगा ये स्टेटमेंट पर। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया, यहां के बाद क्या होता है, यहां जाएगा ये लूप में, इसी लूप में अभी रहेगा ना, अभी इसी लूप में रहेगा ना, जब तक ये ओवर नहीं होता है लूप। यहां जब इंटर एक बार कर गए, जब तक ये लूप ओवर नहीं होगा तब तक इससे बाहर नहीं जाएगा ना। देखो यहां से बाहर जाएगा तब ना ये वाले लूप में आएगा, तब ना इस लूप में आएगा। ये अभी बाहर नहीं गया है, अभी यहां पर ही है। देखो क्या हो, आई इक्वल टू 1, यह चेक किया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, आई इंटू 9 हुआ, फिर से 1 इंटू 9 है तो कितना बन गया, 9 बन गया। फिर यहां के बाद कहां आया, फिर यहां आकर चेक कर लिया, 9 लेस देन इक्वल टू n पावर 7, हाँ है, फिर से यहां आया। ये रिपीटेशन में कब तक ये रन करेगा, कितना टाइम्स रन करेगा, ये रन करेगा log n पावर 7 टाइम्स, इतना टाइम से रन करेगा, इतना टाइम से रन करेगा। तो जब इतना टाइम से रन करेगा तो फाइनली आई का वैल्यू क्या होगा, जब इस लूप से बाहर कब आएंगे हम लोग, इस लूप से, थर्ड वाले लूप से बाहर हम लोग कब आएंगे, इस लूप से बाहर तभी ना आएंगे हम लोग जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। देखो ये कंडीशन है, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तभी तो बाहर आएंगे, और इसके चलते ही तो यहां log n पावर 7 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया है, क्योंकि यहां किए क्या थे हम लोग, 9 पावर के, यहां देखो 9 पावर के लेस देन इक्वल टू n पावर कितना है 7, n पावर 7 किए थे, log लिए थे, तो log 9 पावर के इक्वल टू log n पावर 7 हुआ था, n पावर 7 हुआ था, k पहले चला आया, k इंटू log 9 इक्वल टू log n पावर 7 हुआ। log 9 को खत्म करने के लिए बेस 9 लिए हम लोग, तो यहां भी बेस 9 लेना पड़ा। log का नंबर और बेस सेम है तो ये बन गया 1, मतलब कि इस साइड में बचा k केवल, इस साइड में क्या बचा, log n पावर 7 बेस 9, log n पावर 7 बेस 9, वही तो है यहां पर log n पावर 7 बेस 9। मतलब कि जैसे ही ये जो नंबर कंपेयर किए हैं हम लोग, n पावर k इक्वल टू 9 पावर k इक्वल टू n पावर 7 तक गए हैं इक्वल में, कि क्या है, लेस देन इक्वल टू है। जैसे ही 9 पावर k ग्रेटर देन n पावर 7 होगा, मतलब क्या है, ग्रेटर देन जैसे ही होगा तब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। समझ रहे हो बात, मतलब कि जब फॉल्स होगा उस समय आई का वैल्यू क्या होगा, जब फॉल्स होगा उस समय आई का वैल्यू क्या होगा, उस समय आई का क्या वैल्यू होगा, यही 9 पावर के इक्वल टू n पावर 7, मतलब कि आई का वैल्यू n पावर 7 तक तो ये अलाउ कर ही रहा है। मतलब कि यहां पर हो गया है, यहां पर इस लूप में, थर्ड वाले लूप में आई इक्वल टू क्या है, n पावर 7, n पावर 7 हो चुका है। यहां लिख लो, एट end of थर्ड फॉर लूप। थर्ड फॉर लूप कहां है, यहां पर है, देखो ए है,
जब ए लूप इंड होगा, बाहर आने को रहेगा, उस समय आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, n पावर 7 हो जाएगा। आई का वैल्यू n पावर 7 हो जाएगा। अब क्या करेगा इसके बाद में, इसके बाद में देखो क्या होगा, जब इससे बाहर आया, इससे जब बाहर आया मतलब कि इस लूप के पास में आया, इस लूप में अब तक क्या काम हुआ था, इनिशियलाइज हो गया था, कंडीशन चेकिंग एक बार हुआ है, इसके अंदर आया था। जब इसके बाहर ये खत्म होने के बाद फिर से क्या होगा, फिर से जब ये पूरा रन कर जाएगा, इतना तक रन करेगा, जब ये पूरा रन करेगा तो क्या होगा, बाहर आकर फिर यहां आना था, इसको i = i पावर 5 में आना था। यही होता ना, लूप तो ऐसा ही रन करता है। यहां पर भी तो यही हुआ था ना, यहां से चेक किया, फिर यहां आया, फिर यहां के बाद देखो यहां आ रहा है ना। तो ये इस फॉर लूप के लिए ये स्टेटमेंट है, रन करने के बाद बार बार यहां पर आता है इंक्रीमेंट होने के लिए। तो इस फॉर लूप के लिए तो ये पूरा ही स्टेटमेंट है, मतलब कि ये जब इससे बाहर निकलेगा तब इसके पास में जाएगा। ये क्या करेगा, n पावर 7 पहले से ही है, ठीक, i का वैल्यू है, देखो i का वैल्यू n पावर 7 है पहले से ही। यहां पर जैसे ही गया तो ये क्या कर दिया, i = i पावर 5, पावर 5 और लगाया उसमें, तो यहां क्या हो गया, n पावर 7 i का वैल्यू है, तो n पावर 7 पावर 5 मतलब क्या हुआ, n पावर 35 बन गया। अब n पावर 35 बन चुका है। अब ये लूप अभी तक, ये फॉर लूप अभी तक एक बार ही रन हुआ है, याद रखना। ये फॉर लूप एक ही बार रन हुआ था ना, i = 2 के बाद तो ये कंडीशन चेक किया, फिर अंदर आ गया था। अब इसमें क्या है, i का वैल्यू सेम है, वेरिएबल यहां भी i है, यहां भी i है, तो i का वैल्यू चेंज होते होते n पावर 7 पहुंच गया था। जब n पावर 7 पहुंच गया था, इसके बाद में बैक जब आया तो i = i पावर 5 है, तो i पावर 5 है, i का वैल्यू कितना है, n पावर 7, n पावर 7 पावर 5 है, मतलब n पावर 35 हो गया। अब n पावर 35 को इसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेकिंग होगा, तो कंडीशन चेक करने आएगा। जब कंडीशन चेक करने आएगा यहां से जब कंडीशन चेक करने आएगा ये, उस टाइम में क्या होगा, i का वैल्यू क्या है, n पावर 35, n पावर 35 लेस देन इक्वल टू n पावर 3। तो ये पॉसिबल है क्या, कभी नहीं पॉसिबल है। मतलब कि एक बार ही ये रन करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा, एक बार ही रन करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, इस लूप से बाहर आ चुका है। एक चीज यहां पर और ध्यान देना, जो इनिशियली यहां जो i = i पावर 5 है, तो पहले बार में भी 2 लिए हैं, 2 पावर 5 हो रहा था, i का वैल्यू इनिशियली 2 है, फिर उसके बाद क्या होता, 2 पावर 5, 2 पावर 5 का कुछ और पावर आता, बहुत बार ही रन करता, क्योंकि n का वैल्यू बहुत लार्ज लिए थे हम लोग। अब i का वैल्यू ही n के फॉर्म में आ गया है, n पावर 7 बन गया है। एक बार इसके वन टाइम रन करने के चलते ही ये अंदर का जो फॉर लूप है, जो i का वैल्यू बना दिया है n पावर 7। टोटल बन जाता है कितना, यहां पर आने के बाद में जब बैक आता है तो क्या बन जाता है, n पावर 35। n पावर 35 लेस देन इक्वल टू n³ है क्या, नहीं है, मतलब ये कंडीशन फेल हो चुका है, ये कंडीशन फेल हो गया। कंडीशन फेल हुआ तो क्या होगा, अब इस लूप में देखो इसका क्या है, यहां से स्टार्ट हुआ है, देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक आया था, फिर इस लूप से बाहर आया। जब इस लूप से बाहर आया है, इस लूप से जब बाहर आया तो कौन से लूप में आया, फिर ए वाले लूप में आ गया। अब ए वाले लूप में देखते हैं क्या होगा। इस वाले लूप के लिए यहां से यहां तक तो स्टेटमेंट ही है ना, ये तो स्टेटमेंट है ना, इसके लिए ये स्टेटमेंट है ना पूरा। मतलब क्या कि इससे जब बाहर आया, मतलब कि यहां से यहां पर गया, यही हुआ ना। तो यहां से जब बैक यहां पर गया है तो यहां क्या होगा, i का वैल्यू कितना है, अभी i का वैल्यू n पावर 35 है। n पावर 35 में यहां क्या कर रहा है, i = i + 5, n पावर 35 + 5। अब हो गया है i का वैल्यू n पावर 35 + 5।
n का वैल्यू, i का वैल्यू क्या हो गया, i इक्वल टू n पावर 35 प्लस 5। ये हो गया i का वैल्यू। जब पहला बार रन किया है, सेकेंड टाइम में ही यहां आया तो n पावर 35 प्लस 5 हो चुका है। ठीक, अब इसके बाद कहां आएगा, इसके बाद ये आएगा कंडीशन चेकिंग पर। तो कंडीशन चेकिंग में जब आएगा तो i लेस देन इक्वल टू n, लेस देन है क्या, n पावर 35 खुद ही इतना बड़ा है, इसका 35 पावर में है, मतलब कि ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया मतलब कि इस लूप से भी बाहर निकल गया ना, अब मेन में आ गया ना। जब इस लूप से, ये लूप यहां से लेकर यहां तक है, इस लूप से बाहर निकल गया मतलब कहां आएगा, मेन में आ जाएगा, मेन में ही आएगा ना। मतलब क्या है कि सेकेंड टाइम नहीं रन कर पाया है। ये फॉर लूप है जो एक बार ही रन किया, सेकेंड टाइम में तो फेल हो गया। देखो कंडीशन चेकिंग में, ए लूप है जो एक बार ही रन किया, ए लूप है जो एक बार ही रन किया, यहां पर भी तो फेल हुआ है। देखो n पावर 35 बन चुका था, n पावर 35 लेस देन इक्वल टू n क्यूब, फॉल्स हो गया है, सेकेंड टाइम में ही ये फॉल्स हुआ है। तो पहला लूप भी सेकेंड टाइम में फॉल्स हो गया, दूसरा लूप भी सेकेंड टाइम में फॉल्स हो गया, तीसरा लूप है जो अपना टाइम रन किया है पूरा log n पावर 7। बाकी ऊपर का दोनों एक एक बार में ही फॉल्स हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल जो हम लोग लिए हैं, यहां भी i ले लिए थे, यहां भी i लिए हैं, यहां भी i लिए हैं, तीनों सेम वेरिएबल है। मतलब कि तीनों को कहीं भी रीराइट किया जा सकता है, और इसके चलते ही अंदर का लूप इसको इतना ज्यादा बढ़ा चुका था कि बाकी सबका कंडीशन डायरेक्टली फेल करवाया। मतलब टोटल अगर ये रहे, ये प्रोग्राम रहे, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार रन किया, बाहर वाला एक बार रन किया है, ये भी एक बार किया है, 1 इंटू 1 इंटू log n पावर 7। तो टोटल कितना टाइम्स रन किया है, log n पावर 7 टाइम्स रन किया ना। मतलब कि अगर सेम वेरिएबल लिए तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गया log n पावर 7 बेस कितना है, 9 है, n पावर 7 बेस 9। क्यों हुआ ऐसा, ड्यू टू सेम वेरिएबल इन ऑल लूप। केवल ये लूप है जो अपना पूरा टाइम रन किया है, बाकी सब रन नहीं कर पाया, बाकी सब एक एक बार ही रन किया। तो कितना टाइम से हो गया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना हो गया। अब x का वैल्यू कितना होगा भाई, तो ये स्टेटमेंट कितना, ये स्टेटमेंट कहां पर है, इस लूप के अंदर में है ना। तो जब इस लूप के अंदर में है ये स्टेटमेंट, तो जितना टाइम से रन किया है उतना टाइम्स इनटू, एक बार में n पावर 10 ऐड हो रहा है, जितना टाइम से रन किया है उतना टाइम्स इनटू n पावर 10। मतलब कि x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा x इक्वल टू कितना होगा, n पावर 10, n पावर 10 इनटू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इनर लूप जितना रन करवाया, इनर लूप के अंदर में ही तो है, इनटू कितना होगा, log n पावर 7 बेस 9। x का वैल्यू ये होगा। जबकि स्टार्टिंग में हम लोग नॉर्मली क्या देख रहे थे, नॉर्मली हम लोग देख रहे थे क्या, कि जब अगर वेरिएबल यहां तीनों वेरिएबल डिफरेंट होता तो कुछ भी हो, सेम नहीं हो, मतलब कि रीराइट सेम वेरिएबल को राइट नहीं अगर किया जाए, उस केस में हम लोग का x का वैल्यू इतना आ रहा था और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना आ रहा था। लेकिन सेम वेरिएबल होने के चलते बाकी दोनों लूप एक एक बार रन करके ही फेल हुआ है, और थर्ड वाला लूप अपना पूरा कंप्लीट टाइम रन किया है। तो केवल थर्ड वाले लूप में ही इफेक्ट आया है, नंबर ऑफ रिपीटेशन तो इसमें ही बढ़ा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केवल थर्ड वाले पर ही डिपेंड किया, क्योंकि बाकी सबका एक एक है 1 इंटू 1 तो सेम ही होगा। मतलब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली क्या होगा, इतना होगा। अभी लिखा हुआ है वेरिएबल चेंज होने के
सेम वेरिएबल है, इसके चलते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना होगा और x का वैल्यू इतना होगा। लेकिन अगर वेरिएबल यहाँ पर i रहता, यहाँ पर मान लो j रहता, यहाँ पर k रहता, अगर डिफरेंट वेरिएबल होता तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो पहले आया था हम लोग का ये होता और x का वैल्यू ये होता। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी क्वेश्चन में ब्लाइंडली ऐसा नहीं है कि अच्छा एक फॉर लूप के अंदर में है, इसके अंदर में है, इसके अंदर में है, ठीक है मल्टीप्लाई कर दो। तो आंख बंद करके नहीं मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन में देखना है कोई माइन्यूट चेंज ऐसा तो नहीं है जो कि ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो भी होगा उसमें सबसे पहला ऑप्शन यही मिलेगा, जान लो। सबसे पहला ऑप्शन में क्या है, गलत कर बैठोगे। आना चाहिए था 2 नंबर पॉजिटिव, आया क्या -0.67, माइनस आगे नेगेटिव आ गया, 2/3 माइनस होगा। मतलब क्या है कि ये छोटा छोटा चीज को ऑब्जर्व करना है। स्टार्टिंग में कितना अच्छा लग रहा था, जब बताए थे दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अच्छा ये तो n/5 हो गया, ये इतना हुआ, ये इतना हुआ, मल्टीप्लाई करके इतना आया, इसका वैल्यू ये आया, बस खुश। जबकि ऐसा था ही नहीं। और क्वेश्चन में इस तरीके क्वेश्चन सेट जान करके हो सकता है कि तीनों का सेम ना रहे, 2 का सेम कर दे, यहां आई रहे, यहां आई रहे, और यहां पर जे कर दे, यहां पर जे कर दे, हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, जब ये दोनों का सेम है, इसका सेम है और इसका सेम है, अगर ये दोनों का अगर सेम है और अंदर वाले का अगर डिफरेंट है, उस केस में क्या होगा, ये अंदर वाला इंडिविजुअली अपना रन करेगा, इसके बाद वाला भी पूरा रन करेगा। मतलब क्या, log log n³ टाइम्स रन करेगा ये, लेकिन बाहर वाला 1 टाइम ही रन करेगा। क्यों? क्योंकि ये पहला बार के बाद दूसरा बार जैसे ही इंक्रीमेंट करने आएगा, i का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। कैसे बढ़ेगा, यहां पर देखो n³ तक लेकर आएगा ना i को। अंदर वाले को अगर भूल जाते हैं हम लोग, तो यहां पर जो सेकेंड लूप है हम लोग का, जो i का वैल्यू n³ तक लेकर जाएगा। n³ के बाद में जैसे ही यहां जाएंगे तो क्या बना देगा, ये इंक्रीमेंट होकर n³ + 5। n³ + 5 को जैसे ही यहाँ कंडीशन चेकिंग करने के लिए आएंगे, i <= n, n³ n कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मतलब क्या है, एक कंडीशन फॉल्स हो गया। मतलब कि बाहर का लूप एक बार ही रन किया है, ये कितना बार रन किया, ये log log n³ टाइम्स रन किया है, और ये इंटरनल लास्ट लूप जो है ये क्या किया, log n⁻7। मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में क्या होगा, जब ये दोनों का सेम है, इसका डिफरेंट है, उस केस में क्या होगा, यहां पर बन जाएगा 1, यहां पर ओरिजिनल जो है इतना ही रहेगा, यहां भी इतना ही रहेगा। मतलब log log n³ इंटू log n⁻7, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये टाइम, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई किए, उसके बाद n⁻10 है ना, तो फिर से यहां पर किए n⁻10 को मल्टीप्लाई किए, बस वही x का वैल्यू बन गया। मतलब क्वेश्चन में देखना है अच्छे से कि सब लूप का वेरिएबल सेम है या चेंज है, किसका सेम है किसका नहीं है, सब कुछ देखना है। आंख बंद करके ऐसा नहीं करना है। मान लो ऐसा रहता, इस तरीके से अगर रहता कि ये फॉर लूप अगर है, यहां पर i रहता, यहां पर j रहता और यहां भी j रहता, तब क्या होता, मान लो यहां पर इस लूप में i है, यहां पर j है, यहां पर भी j है, तो उस केस में क्या होगा, यहां j है, यहां भी j है, ये पहला बार में इसको फॉल्स करवाएगा, ये अपना टाइम तो रन करेगा ही। जान लो अंदर का जो लूप है किसी भी हालत में अपना काम है कर लेगा, इसको बाहर से मतलब है इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन हम क्या बोले थे कि जब एक बार हम स्टार्ट करते हैं अपने दोस्त को 5-5 रुपया देना, तो 4 बार देकर ही रुकते हैं, मतलब 20 रुपया हम उसको देते ही हैं। हाँ, सेकेंड टाइम हम स्टार्ट होंगे नहीं पता है हमको। तो वही सेम इसके साथ में है, जब एक बार स्टार्ट होता है log n⁻7 टाइम तो रन करेगा ही करेगा। तो यहां के बाद बाहर आया जैसे ही, तो ए भी जे है और ए भी जे है, दोनों सेम होने के चलते ये क्या कर दिया,
यहां पर सेकेंड टाइम में फॉल्स हो गया, कंडीशन को फॉल्स करवाया, मतलब कि ये लूप है जो एक बार ही रन किया, अब इसके बाहर आया। इसके बाहर जब आया तो क्या होगा, यहाँ तो आई है, यहाँ डिफरेंट है, आई अपना इंक्रीज करते रहेगा, मतलब कि n/5 टाइम्स ए तो रन करेगा ही, लेकिन ये लूप जो है सेकेंड वाला, ये इसका एक बार के लिए एक बार ही रन करेगा, क्योंकि सेकेंड टाइम में तो फेल हो जा रहा है। लेकिन ये एक बार रन कर रहा है तो इसके अंदर तो log n⁻7 टाइम्स रन कर रहा है ना। तो मतलब कि अगर सेकेंड और थर्ड का वेरिएबल अगर सेम है, जे रहे, और फर्स्ट वाले का वेरिएबल अगर आई है और सेकेंड थर्ड वाले का अगर जे है, उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, फर्स्ट वाला का जो टाइम है इंटू थर्ड वाला जो अंदर है इसका, मतलब कि n/5 इंटू log n⁻7। समझ रहे हो? यहां लिख लो कहीं, अब जगह भी नहीं बचा है, तो ऐसा करते हैं, यहां पर लिखते हैं n/5 इंटू log कितना है, n⁻7 बेस 9। ए होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस केस में, जब सेकेंड और थर्ड में सेम वेरिएबल हो और फर्स्ट में डिफरेंट हो। तो इतना हो गया। आप पूछेगा यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, x का क्या वैल्यू है, एक बार में n⁻10 ऐड हो रहा है, तो इतना टाइम से कितना रन ऐड होगा, इतना इंटू n⁻10। यहाँ पर n/5 है, 5 खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीगो लिखेंगे इसलिए खत्म होगा। बीगो बताएंगे अच्छे से, ये नहीं सोचना कि अच्छा बीगो हवा में बताया जा रहा है, बीगो है क्या, आखिर बीगो बताएंगे क्या है नहीं है, बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत एकदम डेप्थ में बताएंगे, अब समझ में आएगा, अच्छा से आसान चीज है वो। अभी बस इतना जानो, बीगो एक ऐसा मशीन है जो कि किसी कांस्टेंट को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो या डिवीजन करना हो, कुछ भी करते हैं अगर कांस्टेंट से तो चेंज नहीं होता है, बस यही जान लो। कांस्टेंट से अगर प्लस माइनस इंटू डिवीजन है उसको खत्म कर देता है, मिटा देता है, बस यही जानो। अभी ये क्या हो गया, इतना से इतना तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और पूरा लेंगे तो ये x का वैल्यू हो गया, n⁻10 है, यहाँ पर 1 है तो n⁻11 इंटू log n⁻7 ये वैल्यू हो गया। बस यही क्वेश्चन है। अब बताए क्यों, इसलिए बताया कि अगर सेम वेरिएबल रहे तब क्या हो सकता है, एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो इस चीज को। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो। और ये क्वेश्चन करने के बाद में कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना हो, आराम से बनेगा, कहीं का भी क्वेश्चन। तुम लोग भी टाइम टाइम पर पानी पीते रहना, ब्रेन को खाना से ज्यादा जरूरत होता है पानी का, वाटर सप्लाई रुकना नहीं चाहिए। तो यहां देख लिए, अब इससे ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन और है नहीं, मेनली यही टाइप का क्वेश्चन होगा। और एक और वैरायटी का क्वेश्चन बताते हैं, ये तो बहुत सारा हो गया, पूरा बोर्ड भर गया है। एक क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक, थोड़ा सा चेंजिंग है, देख लो एक बार। क्या, जब इतना टाइम दिए ही हैं इस टॉपिक में तो भी देख लेते हैं, इतना टाइम दिए हैं सब कुछ समझने के लिए, थोड़ा बचा है, बहुत छोटा सा चीज है, वो भी देख लो। पर्पस यही होना चाहिए, जब पढ़ाई कर रहे हो उस ड्यूरेशन में जो कुछ भी है सब सीख जाओ।
क्योंकि सीखने में एक बार टफ लगेगा, लेकिन एक टाइम ही होगा, फर्स्ट टाइम ही लगेगा। तो सिंपल सोचो, मान लो अभी पूछ दे कोई 2 + 2 कितना होता है, इसमें दिमाग लगाना होता है क्या? बचपन में क्या करते थे, फिंगर पर काउंट करते थे हम लोग, 1 2 3 4। लेकिन अब क्या है, इतना ज्यादा टाइम प्रैक्टिस हो गया कि अब ये सब करना नहीं पड़ता है। 2 + 2 4 सीधा माइंड में आएगा। मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज फीड हो चुका है, और हम लोग जितना जल्दी सोच सकते हैं उससे बहुत फास्ट सबकॉन्शियस माइंड का आउटपुट आ जाता है। मतलब देखते के साथ कुछ कुछ देखते हो, विजुअल इफेक्ट होता है, देखे रिफ्लेक्स एक्शन काम कर रहा है, सोच नहीं रहे हो खुद भी। तो इसीलिए एग्जाम में यही होना चाहिए कि इतना प्रैक्टिस कर लो कि सारा चीज रिफ्लेक्स एक्शन में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि क्वेश्चन देखे, उसका सोचना नहीं पड़े, क्वेश्चन देखे बस बनाना शुरू। लेकिन ये नहीं जो अच्छा क्वेश्चन देखे बनाना शुरू, सब गलत बना कर रख दिए, नहीं, ऐसा नहीं अच्छा से पढ़ोगे तो फिर बना लोगे बहुत जल्दी, टाइम भी बच जाएगा, लेकिन गलत बन जाएगा तो क्या फायदा, कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो है, तो पैरेलल में नेगेटिव मार्किंग भी काम कर रहा है ना अपना। तो इसीलिए सोच रहे हो इतना टाइम में बोर्ड कौन मिटाता है, टाइम दे रहे हैं तो रिलैक्स करने का तुम लोग को, थोड़ा टाइम लग जाता है थोड़ा मिटाने में। तो चलो आराम से ही पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे और सब क्वेश्चंस बनाएंगे, अच्छा क्वेश्चंस। चलो तो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, मान लो 10th नंबर क्वेश्चन है, ठीक।